हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी का लास्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम क्या है माय डियर फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट या आप कह लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको और भी कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के पहले उसको देख लो, ठीक है, सो दैट आप उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। तो आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। और आज की क्लास के अंदर हम थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो भी हमारे अपकमिंग पार्ट्स होंगे उसके अंदर हम प्रैक्टिकल को डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना सो दैट आपको फाइनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है, आपकी ही लैंग्वेज में, आपके ही अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको आपकी ही लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, बिल्कुल एकदम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको इसके अलावा और कहीं भी दूसरी वीडियोस को देखना ना पड़े और अपना जो टाइम है उसको वेस्ट करना ना पड़े, ठीक है। सो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इसकी अकाउंटिंग करनी सीखी है माय डियर फ्रेंड्स, की सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली कहते हैं किसको है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर ऑनर होता है और वो अपना एक कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस ऑपरेट करता है, ठीक है, और जिसकी वो क्या करता है, अकाउंटिंग करनी शुरू करता है। कब से? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, यानी कि 1 अकाउंटिंग आप कह लो फाइनेंशियल ईयर तक करता है। तो साल भर वो जितनी भी अकाउंटिंग करता हुआ आता है, रिकॉर्डिंग करता हुआ आता है पूरे 12 मंथ तक की, तो एट द एंड उसको रिजल्ट भी तो चाहिए होता है ना, कि भाई मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो उसके लिए वो क्या करता है, जो है 2-3 पेज उठाता है, ठीक है, और उन्हीं 2-3 पेजों को फाइनल करके देखता है कि उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। और इसी का नाम हमने क्या रख दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ये क्या होते हैं सब आपको क्लियर हो जाएगा, बस बने रहना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग क्या कह रही है, देखिए, कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, कि भाई ये स्टेटमेंट क्या होती हैं जो आपके साल भर के पूरे एंड, एट द ईयर मतलब 31 मार्च को प्रिपेयर किया जाता है। किस लिए? टू डिटरमिन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि भाई जो इसका बिजनेस है इसकी फाइनेंशियली परफॉर्मेंस कैसे रही है, क्या प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर्ड, कि इस बिजनेस में प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट अर्न हुआ है कि लॉस इंकर्ड हुआ है, ठीक है, कब? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, साल भर के अंदर। तो ये होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग, ओके। अब हम बात करते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते क्यों हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अगर वो बात करता है कि इसकी ऑब्जेक्टिव, नीड, इंपॉर्टेंस, तो याद रखना तीनों एक ही चीज़ है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, भैया स्टेटमेंट में आता क्या क्या है, पहले ये तो देख लो, ठीक है। चल, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर आता क्या क्या है हम उसकी बात करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप देखोगे कि मैंने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है। एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आता है बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेटमेंट है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये क्या भला होती है, अब इनको हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करके फिर इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव, नीड, इंपॉर्टेंस को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे ये ऑनर है ना, और ऑनर का ये खुद का एक बिजनेस था। अब इसने क्या हुआ कि अपना पूरे साल भर अकाउंटिंग करी और ईयर के एंड में इसने जो है 3 अकाउंट मेंटेन करे, ये जानने के लिए कि इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ठीक है। तो एक तो उसने कौन सा बनाया, एक बनाया उसने ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा उसने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा उसने बनाया बैलेंस शीट, ठीक है, जो भी है इन शॉर्ट ऐसे कर दो, ओके, बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इन सब के ऊपर मैं आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिलहाल के लिए इन शॉर्ट जान लो होता क्या है। तो देखिए, जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करो, किसकी बात करो, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि एक बिजनेस होता है ट्रेडिंग का और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग का। तो अगर जैसे मान के चले बिजनेस है, इस बिजनेस का अपना कहीं पर एक पर्टिकुलर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, या 2 प्लांट लगे हुए हैं, 3 प्लांट लगे हुए हैं, जैसे कि बिजनेस होता है उसकी 2-3 जगह मैन्युफैक्चरिंग होती है, असेंबलिंग होती है ना, तो ये रॉ मटेरियल वगैरह खरीदता है। तो जो भी रॉ मटेरियल अपने सप्लायर से खरीदता होगा, थर्ड पार्टी से, वो इसके यहाँ इसकी फैक्ट्री में आता होगा और जो है फिनिश गुड, यानी कि एक फाइनल प्रोडक्ट बनता होगा। तो जो भी फाइनल प्रोडक्ट को जो है फिनिश गुड्स में, सॉरी,
जो भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने तक का जो भी प्रोसेस है वो सारा का सारा फैक्ट्री लेवल पे होता है। तो फैक्ट्री लेवल तक के जितने भी उसके वेजेस लगते हैं, लेबर के खर्चे लगते हैं, सैलरी लगती है, ठीक है, वेजेस लगते हैं, कैरीज लगता है, ठीक है, फ्यूल, पावर, एनर्जी, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इन शॉर्ट डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड शो करते हैं, ठीक है। और जो भी हमारा ओवरऑल सेल होता है और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। तो जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक और ओवरऑल साल भर की जो सेल होती है उसमें से पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करके हम लोग क्या निकालते हैं, या तो हम यहाँ पे निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। याद रखना, ग्रॉस मतलब क्या होता है कि अभी पूरी तरह से प्रॉफिट नहीं आया है, अभी सिर्फ आधा प्रॉफिट निकल के आया, इसको बोलते हैं ग्रॉस, ऐसे समझो आप, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हमारा मान के चलो, जस्ट सपोज करो कि हमारा यहाँ पर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो यही ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाता है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाता है, ठीक है। तो अब इसका क्या यूज़ है, तो आप जैसे मान के चलो कि इस फर्म ने अपना पूरा जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम किया हुआ था, है ना। तो अब यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं उसको वेस्ट तो करेगा नहीं, रखेगा तो है नहीं, सड़ाएगा गलाएगा है नहीं, बेचेगा ना। तो बेचने के लिए अगला प्रोसेस क्या है कि भैया इन्होंने अपने ऑफिस बना रखे होंगे, ठीक है, जहाँ पर बैठे होंगे इनके स्टाफ वगैरह, ओके। मार्केटिंग करता होगा ये अपने प्रोडक्ट की, उसको सेल करने के लिए, समझ में आ रहा है आपको। और जो ये डिलीवरी वगैरह करता होगा ग्राहक तक पहुँचाने के लिए। तो इस तरह के जितने भी खर्चे जो इसकी मार्केटिंग और सेलिंग इन सब से जुड़े हुए खर्चे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से नहीं, उस प्रोडक्ट को सेल करने से, तो वो सारे के सारे जो एक्सपेंसेस जो भी ऑफिस के मैनेजर को जा रही है, एम्प्लॉय को जा रही है सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के रूप में, प्रोडक्ट के प्रमोशन के रूप में, ठीक है, ऐसे करके किसी भी फॉर्म में अगर वो इस तरह से एक्सपेंसेस कर रहा है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो प्रोडक्ट को सेल करने के जितने भी खर्चे आएंगे वो इनडायरेक्ट खर्चे है ना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। तो जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखेंगे, और यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करके हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर उसी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में कैपिटल के, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में जोड़ देंगे, और अगर लॉस हुआ है तो कैपिटल से माइनस कर देंगे। यही काम करते हुए आते हैं। तो यही बच्चा हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फटाफट बोला है मैंने, अच्छे से नहीं बताया, ठीक है, जो भी है। उम्मीद करता हूँ कि इतना अच्छा तो समझा दिया होगा कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम पूरे साल भर के अंदर। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। तो जो भी बच्चा अभी बिगिनर है, जिसको अकाउंटिंग की पूरी समझ नहीं है, अगर वो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है, ठीक। चलो, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसकी ऑब्जेक्टिव नीड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया है तो अब आपको जाहिर सी बात है कि इसकी इंपॉर्टेंस नीड सब समझ में आ गई होगी, ठीक है, और पॉइंट आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो है एक अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बोला मैंने? इनकम स्टेटमेंट, याद रखना। तो इनकम स्टेटमेंट में दो आता है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले अगर हम मान के चलो इनकम स्टेटमेंट से अगर हम क्या बना रहे, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे, क्या बना रहे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो उसमें हम क्या डिटरमिन करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। बताया ना मैंने यहाँ पर कि जो भी डायरेक्ट खर्चे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो इसी से करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस वो निकालते हैं हम लोग, ठीक है। और ऐसे ही इनकम स्टेटमेंट का अगर हम दूसरा पार्ट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर वो बनाते हैं तो क्या डिटरमिन करते हैं हम, ठीक है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इसके ऑब्जेक्टिव नीड और इंपॉर्टेंस क्या है, किसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इनकम स्टेटमेंट की, ठीक है। अब थर्ड क्या है कि कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। तो अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इससे क्या होता है कि हम लोग अपने प्रीवियस ईयर की जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुए होते हैं उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ओके। तो ये इसकी नीड, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव हो गए 3। चौथा क्या है, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम, कि भाई जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना तो उसके अंदर जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इनकम कितनी हुई है, तो इन सब की डिटेल हमें इनकम स्टेटमेंट के अंदर ईजिली देखने को मिल जाती है और हम लोग उसको समझ जाते हैं। और फोर्थ क्या है कि भैया इनकम स्टेटमेंट हम इसलिए भी बनाते हैं ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हम लोग रिजर्व कितना करें अपनी फर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए, है ना। जैसे हम लोग होता है ना कि अपने घर पे
हमारे घर में जो भी पेरेंट्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, जब अर्निंग करके लाते हैं तो सारा का सारा तो खर्चा करते नहीं है, कुछ ना कुछ तो सेविंग का पार्ट रखते हैं ना। तो वैसे ही अगर कोई भी फर्म है, कंपनी है, वो क्या करेगी, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करने के लिए अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ तो जो है सेव करेगी। तो उसको अकाउंटिंग की भाषा में हम लोग रिजर्व बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा रिजर्व कितना होने वाला है, कम या ज़्यादा, ठीक है, ऐसे। और साथ के साथ हम लोग इनकम स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो मतलब अरे भाई जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई पिछले ईयर के कंपेयर में इस साल के कंपैरिजन में कितना जो है मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट या लॉस हमें घटा या बढ़ा है, ठीक है। तो हम किस तरह के अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कि भाई इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहा है एज कंपेयर प्रीवियस ईयर, है ना। नेट प्रॉफिट रेशियो, इस साल का नेट प्रॉफिट क्या रहा है एज कंपेयर प्रीवियस ईयर। ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है, कि इस साल हमारे ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस कैसे रहे हैं एज कंपेयर प्रीवियस ईयर। तो यही सब तो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्टिव, नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फटाफट बोल रहा हूँ, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब समझ लो बस, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट जिसका नाम क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं वो भी देखते हैं। बैलेंस शीट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या बोल रहे थे, इनकम स्टेटमेंट। आई बात समझ में, ठीक है। तो बैलेंस शीट को हम लोग बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। अब बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं ना, इधर लायबिलिटी और इधर एसेट्स, आपको ये बात पता होगी। तो अब इसीलिए अब इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग एसेट्स दिखाते हैं, अपनी जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है, ठीक है। और लायबिलिटी साइड हम अपनी कैपिटल दिखाते हैं जो कि इंटरनल लायबिलिटी होती है, और बाकी जो हमारे लोन वगैरह हो गए, सब एक्सटर्नल लायबिलिटी वगैरह वो सब शो करते हैं। इसलिए इसको बोला गया है पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। इसको क्यों बनाते हैं हम, बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं क्योंकि इससे हम लोग क्या करते हैं, असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कि भाई जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें बिजनेस का क्या पता चल जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी कि बिजनेस की जो नेटवर्थ वगैरह वो सब कितनी है, ठीक है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, ठीक है, ये सब। और सेकंड हम लोग बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर, कि भाई इस साल की जो हमारे पास बिजनेस की एसेट्स हैं एज कंपेयर प्रीवियस ईयर वो कितनी है, और जो पेबल लायबिलिटी वगैरह लोन वगैरह वो सब कितने घटे कितने बढ़े, ठीक है। तो कंपैरिजन करने में भी आसान हो जाता है पोजीशन स्टेटमेंट को पोजीशन स्टेटमेंट से, ये भी हो जाता है। और थर्ड क्या है, डिटरमाइन सोल्वेंसी पोजीशन, कि भाई अगर हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि वेदर बिजनेस लिक्विडिटी, मतलब क्या है कि क्या ये आगे सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी हमें कहाँ से पता चलता है, पोजीशन स्टेटमेंट से। जाहिर सी बात है अगर लायबिलिटीज़ वगैरह ज़्यादा होएगी तो आने वाला टाइम बिजनेस के लिए क्या है, एक तरह से उसके लिए थ्रेट है ना, समझ रहे हो ना, उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, थ्रेट है कि भैया बिजनेस को संभालने की ज़रूरत है, इसके ऊपर लिक्विडिटी रेशियो ज़्यादा आ रहा है, मतलब इसके ऊपर लोन वगैरह ज़्यादा है और इसकी जो एसेट्स है वो थोड़ी सी कम नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो बिजनेस का जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम लोग किससे पता कर लेते हैं, बैलेंस शीट से। तो इसीलिए डिटरमिन सोल्वेंसी पोजीशन, कि बिजनेस आगे सर्वाइव करेगा या बिजनेस को और हमें मतलब क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाती है। तो आई होप को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, नीड, इंपॉर्टेंस आप समझ में आ गया होगा विद मीनिंग। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं तो बनाते हैं तो उसका कुछ यूज़ तो होता होगा। तो उसका यूज़ करने के लिए कौन कौन लोग होते हैं, ठीक है। तो उसके यूज़र्स भी होते हैं। अब यूजर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो जो इंटरनल यूज़र हैं वो तो आप देख सकते हो कि जो एक तो बिजनेस है, बिजनेस का जो ऑनर है, बिजनेस के अंदर का ही है तो बिजनेस का ऑनर है, और दूसरा क्या है, मैनेजमेंट, ठीक है। अब ऑनर क्यों, क्योंकि भाई ऑनर जो है इसलिए मतलब इंटरेस्टेड रहता है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है देखने के लिए, क्योंकि ये पैसा लगाता है, ये रिस्क लेता है, ठीक है। तो जब ये रिस्क लेता है ज़्यादा से ज़्यादा तो इसलिए ये इंटरेस्टेड भी होता है कि मैं क्या करूं, इसकी अपने जो बिज़नेस के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको देखने में इंटरेस्टेड रहता है ना। तो इसको यूज़ करता है कि मुझे और कहाँ पर डिसीजंस या किस तरह के डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए ऑनर इंटरनल के अंदर आता है। अब सेकंड क्या है भाई, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या है कि भाई आप पूरा साल काम करता है, 100% अपना देता है ना, तो इसके लिए जो मैनेजमेंट है वो भी देखेगा कि भाई हमारे एफर्ट्स काम कर रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो मैनेजमेंट में भी थोड़ा बहुत जो है कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो इसलिए वो भी इसका यूज़र आता है इंटरनल यूज़र के अंदर। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल कौन होते हैं, जो बिजनेस की बाहर की पार्टी होती है, इंटरनल कौन, जो बिजनेस की अंदर की पार्टी होती है। तो दो पार्टी होती है ना, ऑनर और मैनेजमेंट। अब एक्सटर्नल कौन है, देखो जैसे एम्प्लॉय हो गए और ट्रेड यूनियंस हो गए।
एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियंस क्या करते हैं कि जब कभी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना ईयर के एंड में, तो ये लोग इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि एम्प्लॉय सोचता है यार मैंने तो अपना पूरा 100% जो है बिजनेस के अंदर दे रखा है, तो मुझे ना मतलब सैलरी के साथ साथ कमीशन, बोनस, प्रमोशन ये सब भी तो मिलना चाहिए, तो वो इसलिए इंटरेस्टेड होता है। और एक्सटर्नल यूजर में सेकंड कौन होता है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? क्योंकि भाई बैंक वगैरह ना जो भी बिजनेसेस होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, ठीक है, उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। जब वो लोन प्रोवाइड करके रखते हैं तो उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लोग वेरीफाई करते हैं कि ये लोग हमारा जो डेट है वो पे ऑफ कर पाएंगे कि नहीं, चुका पाएंगे हमारा लोन की नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए वो हर साल बिजनेस के जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते रहते हैं। कौन? बैंक वगैरह। और साथ के साथ क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? ये भी कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। भाई क्रेडिटर कौन होते हैं? वो जो हमारे सप्लायर होते हैं, ठीक है, या आप मान के चलो जिनसे हमने कुछ सर्विस ले रखी होती है, जिनको हमारा मतलब अमाउंट पेबल होता है ना। तो जो हमारे लिए लाइबिलिटी के रूप में क्रेडिटर्स होते हैं, जिनसे हमने या तो गुड्स उधार ले रखा होता है, सर्विस ले रखी होती है, उनसे कुछ पैसे वगैरह जो भी है, तो जब हमें उनको आगे पे ऑफ करना है तो क्रेडिटर्स ने हमारे पास पैसा हमें दे रखा है ना, अगले ने कुछ ना कुछ तो हमारे लिए कर रखा है, तो वो सोचेगा कि भाई मेरा भी पैसा टाइम पे मुझे मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है। इसलिए वो भी देखेगा कि भाई आपके बिजनेस में क्या परफॉर्मेंस चल रही है ना, बिजनेस अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, क्या चल रहा है। अब साथ के साथ आता है अब इसके बाद चौथा, गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटीज़, कि भाई सरकार। अब सरकार क्यों? क्योंकि सरकार देखेगी ना कि अगर आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टैक्स वसूलेगी, है ना, इनकम टैक्स वगैरह जाएगा उसके पास, जीएसटी वगैरह जाएगी, जिससे अब ज़्यादा चीज़ें तो बताने की खैर जरूरत नहीं है, आपको सब पता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगा लेती है, ओके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गवर्नमेंट को भी थोड़ा टैक्स वैक्स मिल जाता है, जिससे वो सोशल वेलफेयर कर सकती है। अब बात आती है पब्लिक। पब्लिक भी एक्सटर्नल यूजर में है, क्यों? क्योंकि भाई पब्लिक का भी पैसा एज ए शेयर कैपिटल के रूप में बिजनेस के अंदर लगा होता है, ठीक है। तो इसीलिए पब्लिक भी जो है एज एन एक्सटर्नल यूजर बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करती रहती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हमारी जो अपकमिंग वीडियो है उसके लिए वेट करना, ठीक है, थोड़ा सा बने रहना वीडियो के साथ। हमारे जो अपकमिंग सेशन है उसको ज़रूर देखना। आई होप कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी ये पूरे की पूरी जो थ्योरी समझाई मैंने आपको फटाफट बोल लिया, ठीक है। आई होप कि आपको जल्दी समझ में आ गया होगा। खैर समझ नहीं आता क्या समझाऊँ क्या बोलूँ, पर जितना भी मैंने समझाया है ये सारा काम का था। अगर अभी भी थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें छूट गई हो, वीडियो को वापस स्किप करके बैक करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।